नमस्कार, मैं नाड़ी वैद्य डॉक्टर सलोनी यादव आप सभी का नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप की ऑनलाइन सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। नाड़ी परीक्षा वर्कशॉप की ऑनलाइन सीरीज़ का आज हमारा 5वां चैप्टर 5वां अध्याय हम लेंगे। इसको शुरू करने से पहले हम मन में अपने भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान कर उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो आइए सभी अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ भगवान धन्वंतरी जी का ध्यान करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रे अमृतकलशहस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। जी, तो आइए अब इसी के साथ हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज के अध्याय में हम धातु, सप्त धातु जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, सप्त धातु यानी 7 टिश्यूज, इनको डील करेंगे। महाभूत तथा त्रिदोष हम इन पर बात कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक है सप्त धातु, इसको शुरू करते हुए मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि हमारी बॉडी में 7 धातुएं कही गई हैं। धातु यानी टिश्यूज जो शरीर का धारण करें, शरीर को बनाएं, उनको हम धातु कहते हैं। और ये 7 होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र। ये उत्तरोत्तर रूप में इनका निर्माण होता है, इनका पोषण होता है एंड ये सातों ही हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे मॉडर्न में टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़, स्केलेटल टिश्यू आ गया मसल्स के अंदर, हमारा स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सेल्स एट्सेट्रा जो आ गए, हमारा नर्वस टिश्यू हो गया। जिस तरह के डिफरेंट टिश्यूज़ हमको मॉडर्न में देखने को मिलते हैं, उसी तरह से सिमिलर काइंड ऑफ केसेस में थोड़ा पैरेलल लिए हुए इन्हीं चीज़ों को हमारे आयुर्वेद में भी टिश्यूज़ बताए गए हैं। इनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। आज हम 4 धातुओं पे बात करेंगे: रस, रक्त, मांस एवं मेद। तो सबसे पहले हम रस धातु से शुरुआत करते हैं। रस धातु जो है यह जल महाभूत प्रदान होती है। इसमें जलीय महाभूत की प्रधानता होती है। ग्रहण किया गया आहार पाचक अग्नि द्वारा पाचन होने के पश्चात 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम आहार लेते हैं, जब वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे पाचन तंत्र में अंदर जाता है, तो उसके पाचन होने के पश्चात जब पाचक अग्नि उस पर कार्य करती है, उसको पचा देती है, उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वह 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम पहला कहते हैं अन्न रस, दूसरा मल एवं पुरीश। तो जब इस तरह बने हुए अन्न रस पर जब रस अग्नि क्रिया करती है, रस अग्नि कौन सी अग्नि है? रस धातु को, जो अन्न रस हमने खाया उसको रस धातु में परिवर्तन करने वाली जो अग्नि है उसको रस अग्नि कहते हैं। देखिए, हर धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है। यह सब ये पूरी बॉडी की कंप्लीट जो अग्नि है, जो हम कह सकते हैं पित्त के सिमिलर, पित्त के बेसिस पे चलने वाली जो एनर्जी है, जो पित्त की शक्ति है, वो सेम है, बट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम उसको डिफरेंट नेम से उसको हम सिंबलाइज करते हैं, डिफरेंट नेम से हम उसको जानते हैं। तो रस अग्नि होती है जो रस धातु को बनाए। अन्न रस पर जब रस अग्नि कार्य करती है, अपनी क्रिया करती है, तो वह रस धातु का निर्माण करती है। पंच भौतिक आहार द्रव्य का पाचन के पश्चात जो सार अंश आंत्र में अवशोषित हो जाता है, वह अन्न रस कहलाता है। हम जो हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, हमारी आंतों में गया, वहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, वहाँ से उसका अवशोषण हुआ, उसके बाद जो हमारी बॉडी में अन्न रस का जो एक जो रस, उसका जो आहार का जो हिस्सा जाता है, जो रस अंदर जाता है, उसको हम अन्न रस कहते हैं। आंत्र भित्ति द्वारा अवशोषण होकर अवशोषित अंश यकृत में पहुंचता है। यह अन्न रस जो है, यहाँ से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होने के बाद यह यकृत यानी हमारे लिवर में जाता है। वहाँ पर इस अवशोषित भाग में रस धातु अग्नि द्वारा परिवर्तन किया जाता है। देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रस अग्नि होती है उसका स्थान यकृत है। जब अन्न रस वहाँ पर पहुँचता है तो रस अग्नि उस पर कार्य करती है, जिससे यह शरीर के लिए उपयोगी बन सके।
इस परिवर्तन के पश्चात अन्य रस का जो रूप बनता है उसे हम रस धातु कहते हैं। तो यहाँ पर रस अग्नि द्वारा अन्य रस पर कार्य होने के पश्चात रस धातु की उत्पत्ति होती है। रस धातु को हम मॉडर्न एस्पेक्ट में प्लाज्मा से संबोधित करते हैं, प्लाज्मा इसको माना जाता है। रस धातु का स्थान हृदय एवं धमनियां है। थोड़ी करेक्शन है यहाँ, तो रस धातु को हम इसको कहेंगे कि रस धातु का स्थान हृदय एवं धमनियां है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हैं। रस धातु के कार्य, देखिए हमने रस धातु क्या है यह जाना, इसके बाद इसका स्थान क्या है हमने यह जाना। अब रस धातु कार्य क्या क्या करता है, शरीर में रस धातु जरूरी क्यों है, क्या क्या इसके फंक्शंस रहते हैं, ये भी हम जानेंगे। आहार के पाक के पश्चात जो प्रथम धातु बनती है उसे रस कहते हैं। रस धातु से ही रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। देखिए रस धातु सबसे फर्स्ट प्राइमरी धातु है जो फॉर्म हो रही है, इसके बनने के पश्चात ही आगे की उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होगा। अगर रस धातु अच्छी बनेगी तो आगे की धातुएं भी अच्छी होंगी। अगर मान लीजिए इसमें कोई डिस्टर्बेंस है, इसमें कोई इम्बैलेंस है, तो आगे की धातु में भी दिक्कत आती जाएगी। तो रस धातु की से ही रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। रस तृप्ति एवं प्रसन्नता दायक होता है। यह शरीर का तर्पण अर्थात पोषण करता है। रस द्वारा ही रक्त की पुष्टि होती है। देखिए उत्पत्ति एवं पुष्टि दोनों ही आगे की धातुओं की पिछली धातु पर निर्भर होती है। तो रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति भी होती है एवं उसकी पुष्टि भी होती है। यह शरीर में स्थूलता एवं कृशता का कारक है। अगर यानी मान लीजिए रस धातु की कमी है, क्षीणता है, तो कृशता आ जाएगी। अगर यानी मान लीजिए कि शरीर में रस धातु की ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो गई है, कोई उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कोई विशेषण है, तो उसमें स्थूलता का यह कारण बनती है। यदि इस धातु की वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य स्थूल हो जाता है। यदि रस धातु क्षीण हो जाता है तो मनुष्य कृश यानी पतला हो जाता है। रस से स्त्रियों में दूध तथा आर्तव की उत्पत्ति होती है। तो रस धातु से ही जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो माताएं दूध पिलाती हैं, तो उनमें दूध की उत्पत्ति तथा आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो हर महीने हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, उसमें भी यह सहायक होता है। रस की दुष्टि के कारण, अब किन किन कारणों से मान लीजिए अगर रस धातु की दुष्टि हो रही है तो उसके कारण क्या क्या होंगे जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। भारी भोजन यानी हैवी फूड हमको नहीं खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा हैवी फूड का सेवन करेंगे तो हमारी रस धातु की दुष्टि हो जाएगी। शीतल भोजन, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए कहते हैं हमेशा खाना थोड़ा गर्म ही सेवन करें। अत्यधिक मात्रा में भोजन, ओवर ईटिंग ना करना। देखिए ज़्यादा खाना, एक मात्रा से ज़्यादा अगर हम खाना खाएंगे तो फिर वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, रस धातु की उत्पत्ति सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहते हैं कि उतना ही खाना खाएं। अगर हमारे आमाशय को, हमारे पेट को हम 3 भाग में डिवाइड करें तो 2 हिस्से जितना ही खाना खाएं, 1 भाग को हम खाली छोड़ें। अत्यंत स्निग्ध भोजन, ऑयली खाना खाना, ये हमको नहीं लेना चाहिए, यह रस धातु की दुष्टि का कारक होता है। बासी भोजन न खाना, वैसे तो कहते हैं देखिए आधे घंटे से ज़्यादा अगर खाना बना हुआ रखा है तो वह बासी हो जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ताज़ा पका खाना ही हम सेवन करें। पर ये है कि देखिए बिल्कुल ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं हो पाता कि विद इन हाफ आवर ले लें। सब जॉब्स कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में आजकल सब लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, तो एकदम से तो पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल कोशिश करें कि हम डेली फ्रेश फूड बनाएं और जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको कंज्यूम करें। प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, क्योंकि आजकल प्रोसेस्ड फूड बहुत अवेलेबल है मार्केट में, रेडी टू ईट चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं, उनको हम अवॉइड करें एंड घर पर बनाया हुआ ताज़ा उसी दिन पकाया हुआ खाना ही खाएं। विषम संयोग वाले भोज्य पदार्थों का सेवन, विषम संयोग मतलब अनहेल्दी फूड कॉम्बिनेशंस। अनहेल्दी फूड कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं, जैसे नमक के साथ दूध का सेवन कर लेना, या फिर फ्रूट्स का और दूध का मिक्सचर जो हम मिल्क शेक्स में लेते हैं वो लेना, ये विषम संयोग होते हैं। ये सही कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं, इनको हमें
अवॉइड करना चाहिए। सही समय अनुसार भोजन न करना। देखिए, वैसे तो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है खाने की, बट स्टिल हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो मील टाइमिंग्स हैं वो एक सेट मील टाइम्स हों, डेली हम एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करें, एंड रात को ऑलमोस्ट सोने से 2-3 घंटे पहले हम अपना डिनर कर लें। दोपहर को खाना खाने के बाद तुरंत रेस्ट ना करें, 2-3 घंटे का टाइम लें उसमें, एंड हमारी हर मील में प्रॉपर 6 to 8 आवर्स का गैप हो, एंड कोई भी बीच में इंटर मील स्नैक्स हम अवॉइड करें। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अधिक या अल्प शारीरिक श्रम। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, फिजिकल स्ट्रेस लेना, यह भी रस धातु में दुष्टि उत्पन्न करता है, या बहुत कम एक्सरसाइज करना, बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करना, यह भी रस धातु की दृष्टि करता है। तो ये दोनों ही नहीं करने चाहिए। अधिक चिंता करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। देखिए, आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें या मेंटल एक्टिविटी करें, बहुत माइंड पे एंजाइटी या स्ट्रेसफुल कंडीशंस का प्रेशर हो, तो वीकनेस आ जाती है, हमारा वेट लूज़ होने लग जाता है, हम पतले होने लग जाते हैं। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि मेंटल स्ट्रेस की वजह से रस धातु की दुष्टि होती है। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही क्लियरली आयुर्वेद में मेंशन्ड है कि कैसे हमारे मनोभावों का, कैसे हमारी मानसिक स्थिति का हमारे शरीर पर असर पड़ता है। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। उपवास, फास्टिंग। देखिए, फास्टिंग जो है अगर टाइमली हो, अकॉर्डिंग टू जो शास्त्र है हमारा उसके अकॉर्डिंग हो, तो फिर तो अच्छी बात है। बट जो आजकल डाइटिंग के नाम पर या एक्सेसिव फास्टिंग जो हम कर लेते हैं, फूड अवॉइड करना, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ना लेना, वो सब कुछ रस धातु की दुष्टि कराता है, शरीर का ह्रास कराता है, तो वो हमको नहीं करना चाहिए। रात को देर तक जागना, बहुत ज़्यादा लेट नाइट जागना भी हमारा रस दुष्टि का कारण होता है, उससे भी हमारी हेल्थ कंडीशंस बिगड़ती हैं, तो वो भी हमको नहीं करना चाहिए। देखिए, ये अभी हमारे रस दुष्टि के कारण थे, हमने कारण डिस्कस करे। अब इनसे क्या होगा, या तो रस की वृद्धि हो जाएगी या रस का क्षय हो जाएगा। इन दोनों के ही लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। यदि रस की वृद्धि हो जाए तो क्या क्या लक्षण हमको शरीर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जी मिचलाना, नौजिया, बहुत ज़्यादा उल्टी, कच्चा मन रहना, कच्चा जी होना, ये सब कुछ लक्षण हमको रस की वृद्धि में देखने को मिलते हैं। मुख से अधिक स्राव होना, एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा लार आना, यह रस वृद्धि का लक्षण है। मंद आग्नि, पुअर डाइजेस्टिव फायर, खाना कम पचना, हमारी मंद जो अग्नि है, पाचक अग्नि है, उसका मंद हो जाना, यह रस वृद्धि का लक्षण है। आलस्य, आलस्य यानी बहुत ज़्यादा थके थके रहना, काम में मन न लगना, खाना खाते सुस्ती हो जाना, यह सभी रस वृद्धि के लक्षणों में आता है। इसके बारे में हम बात करके अब आगे बढ़ते हैं रस क्षय के लक्षणों पर। रस का यदि क्षय हो जाए तो ज़रा सा श्रम करने पर ही हृदय में पीड़ा हो जाती है, पैल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं थोड़ा सा ही चलते ही हमारी सांस फूलने लग जाती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये सब रस क्षय के लक्षणों में आता है। ऊंचे स्वर में बोलना सहन नहीं होता। बहुत से लोग ओपीडी में कभी कभार कंप्लेंट लेकर आते हैं कि कोई ज़रा सा भी तेज़ दरवाज़ा बंद कर दे या आके थोड़ा सा तेज़ बोल ले तो हमारा दिल घबराने लग जाता है। तो ये सभी रस क्षय के लक्षण होते हैं। हृदय की धड़कन बढ़ जाना यानी पैल्पिटेशंस, शरीर में कंपन होना, ट्रेमर्स फील होंगे, शरीर कांपता हुआ महसूस होगा, यह सब कुछ रस क्षय में आता है। मुख सूखा सूखा रहना और प्यास अधिक लगना। देखिए, रस वृद्धि में लाला स्राव बढ़ रहा था, सेलाइवेशन बढ़ रही थी, एंड रस क्षय में सेलाइवेशन कम होने के कारण मुख सूखा सूखा रहेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, शरीर में रुक्षता बढ़ जाना, कृशता हो जाना। देखिए, अब हमने इन दोनों के बारे में बात करी। अब आते हैं कि रस दुष्टि से उत्पन्न विकार। विकारों में हमें प्यास अधिक लगना, शरीर में रुक्षता आना, इस तरह के विकार हमको देखने को मिलेंगे। देखिए, जो हमने बातें करी वृद्धि और क्षय की, उन्हीं से जुड़े हुए विकार हमको देखने को मिलेंगे।
वात दोष द्वारा अब हम बात करते हैं कि अलग अलग दोषों द्वारा यदि रस धातु की दुष्टि हो रही है तो स्पेसिफिकली क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। अगर वात दोष द्वारा दूषित हो रहा है तो डिहाइड्रेशन, ड्राई स्किन, त्वचा का वर्ण श्याम हो जाना यानी ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाना स्किन की, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। ये सब कुछ देखिए जो लक्षण हैं ये बहुत ज़्यादा वात से रिजेंपल कर रहे हैं। वात के जो हमने लक्षणों के बारे में पहले बात करी थी त्रिदोष में, उन्हीं से कहीं ना कहीं ये मैच करते हैं। तो इस तरह के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे रस धातु की यदि दुष्टि होती है वात दोष से। यदि पित्त दोष द्वारा दुष्टि होती है तो हॉट फ्लशेस हो जाना, रैशेस हो जाना, एक्ने हो जाना, ये हमको देखने को मिलेगा। हॉट फ्लशेस से हम समझते हैं कि एकदम से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एकदम से शरीर पर ठंडा पड़ जाता है, ये हॉट फ्लशेस होते हैं। रैशेस हो जाना, लाल होके दाफड़ पड़ जाना जिसे कहते हैं, तो ये रैशेस होते हैं। एक्ने यानी पिंपल्स यानी मुहासे हो जाना, ये सब कुछ पित्त दुष्टि द्वारा होता है। देखिए ये क्या है कि यदि इन दोषों की वृद्धि क्षय होकर इस धातु को वो दूष्य करेंगे, मतलब दूष्य की तरह रस धातु पर काम करेंगे, तो फिर इसलिए इन तीन तरह के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर यानी कफ धातु जो है, कफ दोष जो है, कफ दोष या अगर रस धातु की दृष्टि करे तो हमको कोल्ड, नज़ला, लिम्फ एवं साइनस, लिम्फ एंड साइनस कंजेशन, जो हमारे साइनसेस हैं, हमारे लिम्फ ग्लैंड्स हैं, इनको यदि वो कंजेशन यहाँ पर हो तो वो भी कफ द्वारा होती है। स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा छींके आना, ये सभी विकार कफ दोष या अगर हमारे रस धातु की दृष्टि करे तो हमको देखने को मिलते हैं। देखिए इसी तरह से हमने रस धातु पर बात करी। आगे हम आते हैं रक्त पर। रस जैसे कि हमने प्लाज्मा से समझा था, रक्त यानी हम बहुत क्लियरली समझते हैं, ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में भी यूज होता है, रक्त यानी ब्लड। यह अग्नि एवं जल महाभूत प्रधान्य धातु है। वो जल महाभूत प्रधान थे, ये अग्नि एवं जल महाभूत प्रधान्य धातु है। रस से रक्त उत्पन्न होता है। रस के प्रसाद भाग में उपस्थित रक्त सधर्मी अंश पर रक्त अग्नि क्रिया कर रक्त को उत्पन्न करती है। देखिए क्या हुआ कि जो रस बना, अन्न रस पर जो हमने खाना खाया उससे जो डाइजेस्ट होके फाइनल प्रोडक्ट बना जिसको हमने अन्न रस कहा, उस पर रस अग्नि ने कार्य किया, क्रिया करी। उसके पश्चात हमारी रस धातु बन गई। अब रस धातु में जो अंश रक्त बनाने हेतु केपेबल हैं, जो रक्त सधर्मी अंश हैं, उन पर रक्त अग्नि कार्य करेगी और रक्त धातु का निर्माण करेगी। वर्ण रहित रस यकृत और प्लीहा मार्ग से हृदय में पहुंचकर रक्त वर्ण को प्राप्त कर रक्त धातु में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जो रस होता है वो वर्ण रहित होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। जब वो हृदय यकृत से प्लीहा द्वारा होता हुआ, प्लीहा यानी हम यहाँ से स्प्लीन को ले लेंगे। देखिए मैंने पहले भी बात करी थी कि आयुर्वेद में प्लीहा से हम दो अर्थों को ग्रहण करते हैं, स्प्लीन एवं पैंक्रियास। तो यहाँ हम स्प्लीन को लेके चलेंगे। स्प्लीन के मार्ग से होता हुआ, स्प्लीन भी ना लें, देखिए तो एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट इसको हम प्लीहा ही समझे। जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो हम जहाँ तक हो सके टर्म्स को आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी से ही अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करें। हाउएवर हम जो बात करते हैं इसको मॉडर्न कोरिलेशन से, इट इज़ बिकॉज कि क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी वो चीज़ें बहुत इम्पैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं, इनके इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा कंक्रीट हैं, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अगर एक पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। जस्ट फॉर दैट पर्पस हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो हमको इन टर्म्स को एज इट इज़ ही ग्रहण करना चाहिए। तो जब यकृत से होता हुआ प्लीहा मार्ग द्वारा रस जो वर्ण रहित है हृदय में पहुंचता है, वहाँ पर वो रक्त वर्ण प्राप्त करता है, रेडिश कलरेशन का हो जाता है एंड रक्त धातु में परिवर्तित हो जाता है। उत्पत्ति स्थान यकृत और प्लीहा, इसका भी यकृत और प्लीहा ही है। रक्त के कार्य, अब देखिए हमने इस सब के बारे में तो बात कर ली, पर जब हम रक्त के कार्यों पे आते हैं तो मांस धातु की उत्पत्ति रक्त द्वारा होती है। रक्त धातु से ही
आगे मांस धातु जो तीसरी धातु है उसकी उत्पत्ति होती है। धातुओं का पोषण करना, वर्ण का प्रसादन करना। देखिए सभी धातुओं की जो पुष्टि है एक तरह से रक्त द्वारा होती है। कंप्लीट बॉडी को जो ऑक्सीजनेशन मिल रही है, जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो रक्त द्वारा ही मिल रहा है। तो सभी धातुओं की पुष्टि रक्त का कार्य है। वर्ण का प्रसादन, हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है, जो लस्टर है, उसका प्रसादन करना रक्त धातु का कार्य है। अगर देखिए कभी भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लग जाएं या बहुत ज़्यादा स्किन डिसऑर्डर्स होने लग जाएं तो हम रक्त की शुद्धि करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं या ब्लड प्योरीफायर्स देते हैं। तो इसीलिए रक्त धातु वर्ण का प्रसादन करने में बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को बल प्रदान करना, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना रक्त धातु का कार्य है। मांस को पुष्ट करना, मांस धातु की पुष्टि करना, उत्पत्ति एवं पुष्टि दोनों ही हमारी जो धातुएं हैं वो उत्तरोत्तर धातुओं को प्रोवाइड कराती हैं। मनुष्य में जीवन का धारक होता है रक्त। मनुष्य के जीवन का धारक है रक्त। अब आ जाते हैं हम रक्त दुष्टि के कारण। रक्त दुष्टि के कारण यदि रक्त धातु में दुष्टि उत्पन्न होती है तो उसके क्या क्या कारण हमको देखने को मिलते हैं, इन सभी पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है, ये धूप है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा। धूप तथा गर्मी अत्यधिक तापने से हमारे रक्त की दुष्टि हो जाती है। यदि बहुत ज़्यादा हम धूप में या गर्मी में हीटेड एनवायरनमेंट्स का अगर एक्सपोजर लेंगे तो हमारी रक्त धातु की दुष्टि हो जाती है। विकृत मद्य के अधिक मात्रा में सेवन करने से, यदि हम स्पॉइल्ड जो भी बेवरेजेस हैं उनका अगर हम सेवन करेंगे तो उससे हमारे रक्त की दुष्टि होती है। दही तथा दही के पानी का अधिक सेवन, जो भी एसिडिक चीज़ें हैं, जो एसिडिक है नेचर में, अगर उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे रक्त धातु की दुष्टि होती है, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बात करी जा रही है। लवण, क्षार, कटु एवं अम्ल रस का अति सेवन करना। देखिए जिस यहाँ पे रसों के बारे में बात की गई है, कटु रस, अम्ल रस, लवण एवं क्षार, जो एल्कलाइन चीज़ें हैं, इनको हमको अवॉइड करना चाहिए। अब ये क्या क्या चीज़ें, देखिए बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। हम वैसे भी बहुत नॉर्मल टर्म्स में, नॉर्मल डेली लाइफ में हम बात करते हैं कि ज़्यादा नमक ना खाएं, बीपी हाई होने लग जाएगा, या ज़्यादा बीपी हाई के पेशेंट्स को नमक नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है नॉर्मल लाइफ में भी, हमें रीजंस नहीं पता होता ये क्यों कह रहे हैं, बट इट हाउएवर रिलेट्स टू द साइंस। तो लवण का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। क्षार यानी जो भी अल्कलाइन चीज़ें हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्षार, कटु, अम्ल रसों में जैसे ज़्यादातर हमारे जो अचार हैं वो आ जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा तीखा खाना है वो नहीं लेना चाहिए। इन चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा विनेगर एक्सेट्रा ये भी नहीं लेना चाहिए। कांजी तथा सड़े गले दुर्गंधित पदार्थों का सेवन, जिसमें अभी मैंने बात करी विनेगर एक्सेट्रा, जो भी फर्मेंटेड चीज़ें हैं उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। देखिए फर्मेंटेड चीज़ें वैसे कहने में तो हमें लगा फर्मेंटेड जो भी सड़ रहा है, या हमने बात कर ली सड़े गले दुर्गंधित पदार्थ। ये नहीं है कि देखिए सड़ा हुआ खाना कोई नहीं खाएगा, ऐसा नहीं कि किचन में कुछ भी सड़ रहा है और उसको हम खा लेंगे। इससे होता है जो ब्रेड एक्सेट्रा चीज़ें हैं, ब्रेड जो है वो फर्मेंटेशन के बाद बनता है, जो केक्स हैं वो हमको नहीं खाना चाहिए, वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनते हैं एंड उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। देखिए थोड़ी मात्रा में तो एक बात होती है, बट एक मात्रा से ज़्यादा यदि हम रोज़ रोज़ इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो रक्त धातु की दुष्टि का कारण बनती हैं। संयोग, संस्कार, देश, काल, मात्रा में विरुद्ध पदार्थों का सेवन करना। देखिए संयोग में यदि विरुद्ध है, यानी जैसे मैंने पहले बात करी थी कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन जो हैं उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। संस्कार विरुद्ध, क्योंकि संस्कार यानी कि जिस चीज़ को जैसे पकाना है, अगर हम जैसे शास्त्रों में लिखा है कि चावल बनाना है तो पहले उसको भिगोएं, देन उसको खुले पात्र में पकाएं। हम क्या करते हैं, ना भिगोते हैं और कुकर में चढ़ा के पका देते हैं। वो पकाना नहीं होता, वो गलाना होता है। तो वो चीज़ हमें फ़ायदा देने की बजाय हमें नुकसान देती है। फिर हम ब्लेम करते हैं कि चावल गलत है, चावल खाने से मोटे हो रहे हैं। एक्चुअली चावल खाने से कोई मोटा नहीं होता है। अगर हम उसको अच्छे से पकाएंगे तो उसका जो अंदर का न्यूट्रिएंट है, जो अंदर का ग्रेन है, वो अच्छे से पचेगा और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी लाइट रहेगा
एंड हमको नुकसान नहीं देगा। हमारे बनाने का तरीका यदि गलत है तो वो चीज़ का जो फ़ायदा लगना है, उस न्यूट्रिशन, उस ग्रेन से, उस फूड पार्टिकल से जो हमको न्यूट्रिशन मिलना है, वो हमको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए संस्कार सही होना चाहिए। जैसे जिस चीज़ को पकाने का सही तरीका है, उसी तरह से हमको चीज़ों को पकाना चाहिए। देश यानी जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ जो चीज़ें हमें सूटेबल हैं, वहाँ जो चीज़ें उगाई जाती हैं, जो वहाँ का लोकल प्रोडक्ट है, हमको वही ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। आजकल का ट्रेंड बन गया है कि जो भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो हम सेवन करें, वो ट्रेंड में चलते हैं तो वो हम खाएं। लोकल चीज़ों को लोग अवॉइड करते हैं, तो वो सही नहीं है। देखिए, यही शास्त्र में लिखा गया है, हमारा जो शरीर है, जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ के अकॉर्डिंग सूटेबल है, वहाँ के अकॉर्डिंग बना हुआ है, वहाँ के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेटेड है। तो उसी तरह की चीज़ें अगर हम खाएंगे तो वो बॉडी के लिए कंफर्टेबल रहेंगी। बट अगर हम किसी और देश की, किसी और रीजन की चीज़ों को हम अगर अडेप्ट कर लेंगे, हम यदि उनका सेवन करना शुरू कर देंगे, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान करेंगी, रोगों का कारण बनेंगी। तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। काल यानी जिस काल में, जिस समय में जो चीज़ पैदा हो रही है, जिस समय में जो सब्जी उग रही है, जो फल उग रहा है, उनका ही सेवन करना है। ऐसा नहीं कि कोल्ड स्टोरेज की चीज़ें हम 12 महीने खा रहे हैं, वो हमें नुकसान देती हैं। मात्रा में विरुद्ध, देखिए हर चीज़ की मात्रा होती है। यदि हम चीज़ों को गलत मात्रा में खाएंगे, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमारे आयुर्वेद में मेंशन हैं, यदि हम उनको रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को रॉन्ग मेजरमेंट्स में यदि लेते हैं, तो वो हमारे रस धातु की दुष्टि का कारण बनती हैं। इन सब के बाद बात करने पे हम आते हैं कि यदि हम दिन में अधिक सोएं तो उससे भी रक्त धातु की दुष्टि होती है। बहुत क्रोध करने से, गुस्सा करने से रक्त धातु की दुष्टि होती है। अभिघात व चोट लगने से भी रक्त धातु की दुष्टि होती है। ट्रॉमा होने से भी रक्त धातु की दुष्टि होती है। तो इस सब के बारे में बात करने के पश्चात अब हम आ जाते हैं कि यदि रक्त धातु में अब तुष्टि हो गई है तो या तो उसकी वृद्धि होगी या उसका क्षय होगा। तो यदि रक्त धातु की वृद्धि होती है तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? शरीर तथा नेत्रों का अधिक लाल होना, लालिमा आ जाना, रेडनेस हो जाना आंखों में, यह देखने को मिलेगा। शिराओं का रक्त से भर जाना, बहुत ज़्यादा फुलनेस, फूली फूली मोटी मोटी नसें देखने को मिलेंगी। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन हो जाना, शरीर में दहा होना, जलन होना, बर्निंग सेंसेशन फील होना, यह रक्त वृद्धि में हमें देखने को मिलेगा। प्लीहा वृद्धि, स्प्लीन एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हमको देखने को मिलेगा। विसर्प, विद्रधि, कुष्ठ, व्यंग, देखिए ये सारे इंग्लिश में भी हमने मेंशन किया है कि हम इनको कैसे लेते हैं। एक्ने, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रैशेस, ये सब हमको देखने को मिलता है। ये सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं। रक्त वृद्धि में हमें ये स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। मूर्छा एवं मद, डिजीनेस या वर्टाइगो, चक्कर आना, ये सब हमको रक्त वृद्धि में देखने को मिलता है। रक्त क्षय के लक्षण, यदि रक्त कम हो जाए, रक्त का क्षय हो जाए तो क्या क्या देखने को मिलेगा? अनीमिया, अनीमिया यानी रक्त अल्पता, त्वचा खुरदरी हो जाती है, मूर्छा हो जाती है, मधुर एवं अम्ल पदार्थों की सेवन की इच्छा होती है। जो रस उस धातु की वृद्धि कराएंगे, ऑटोमेटिकली शरीर में उन रसों की इच्छा उत्पन्न होती है ताकि उनकी कॉम्पोजिशन हो सके। रक्त की दृष्टि से उत्पन्न विकार, अब हम रक्त दृष्टि से उत्पन्न विकारों के बारे में बात करेंगे। यदि रक्त धातु की दृष्टि वात दोष से होती है तो ऐसा होने पर रक्त पतला एवं झागदार हो जाता है। लो बीपी, अनीमिया, कार्डिक अरिथमियाज, डिजीनेस और वर्टाइगो, चक्कर आना, मूर्छा हो जाना, दिल में धड़कन कंपन होना, धड़कन बढ़ जाना, अनियमितता हो जाना धड़कन की, लो बीपी हो जाना, अनीमिया हो जाना, ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है। यदि पित्त द्वारा दूषित हो जाए रक्त तो रक्त विवर्ण एवं देर से जमने वाला, लेट क्लॉट हो जाएगा और देर बाद जमेगा। रक्त विवर्ण, रक्त के कलर में डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, डिसकलरेशन आ जाएगी। ब्लीडिंग, हेमोरॉइड्स होना, जो भी पाइल्स होते हैं, हेमोरॉइड्स होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होना,
इंटरनल ब्लीडिंग बॉडी में कहीं भी होना, रैशेस होना, अर्टिकेरिया यानी खुजली होना, बहुत ज़्यादा दाफड़ हो जाना, ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है। कफ द्वारा दूषित होने पर रक्त गाढ़ा एवं पिच्छल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, स्लाइमी हो जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, ये सब कुछ हमको देखने को मिलेगा कफ द्वारा यदि रक्त दूषित होता है तो। ये थी हमारी दूसरी धातु रक्त। रस के बारे में हम बात कर चुके हैं। रस के बाद रक्त बनता है, देन रक्त के बाद आती है मांस धातु। अब हम बात करेंगे मांस धातु के बारे में। मांस धातु में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। मांस धातु जो है वो मेजर डेंस एक मास वाली, अकॉर्डिंग टू वेट मैं कह रही हूँ कि हैवी धातु होती है, डेंस धातु होती है, तो वो पृथ्वी महाभूत प्रधान होती है। वायु, जल, तेज और ऊष्मा से युक्त होने पर रक्त स्थिरता को प्राप्त हो मांस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, जब जो रक्त धातु है उस पर वायु, जल, तेज की ऊष्मा इसका कार्य होता है तो वह स्थिरता को प्राप्त होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है एंड मास में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात रक्त का कुछ अंश वायु, तेज और ऊष्मा के प्रभाव से स्थिर एवं घनीभूत, कंडेंस एवं सॉलिडिफाई होकर मास कहलाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि कैसे रक्त धातु द्वारा मांस धातु की उत्पत्ति हो रही है। अब हम आते हैं मांस धातु के कार्य क्या होते हैं, मांस धातु का क्या क्या हमारी बॉडी में फंक्शन है। मांस शरीर में मेद धातु की उत्पत्ति करता है। मांस से मेद की पुष्टि होती है। मांस शरीर को पुष्ट बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सॉलिडिटी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मांस। अंगों को बल एवं आधार प्रदान करता है, एक कॉम्पैक्टनेस, एक स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी मांस धातु द्वारा हमारे शरीर को मिलती है। बल मिलता है, कुछ भी कार्य करना है तो अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ है तो ही हम वो कर सकते हैं। कुछ भी वेट लिफ्ट करना है, कुछ भी पुश करना है, सब कुछ मस्कुलर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। आकुंचन करना, आकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, प्रसारण। आकुंचन, प्रसारण, ये जो हमारा एक्शन है ये मांस धातु द्वारा है। मसल्स काम करती हैं तो ही हम अपने अंगों को इस तरह से मूव कर पाते हैं। उत्पत्ति का स्थान पेशी, पेशी यानी लिगामेंट्स, जो हमारी बॉडी में लिगामेंट्स होते हैं उनसे ही हम कहते हैं कि यहीं पर ही मांस धातु की उत्पत्ति होती है। मांस धातु को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम मसल टिश्यू कहते हैं। अब हम आते हैं मांस धातु के जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि यदि मांस धातु की दुष्टि हो जाए तो उसके क्या क्या कारण रहते हैं, किन कारणों की वजह से दुष्टि उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट इसमें आता है अभिसंधि भोजन करने से। देखिए, अभिसंधि भोजन क्या है, आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अभिसंधि। देखिए, अभिसंधि क्या है, ऐसी भी कोई चीज़, ऐसा कोई पदार्थ जो हमने सेवन किया, हमने खाया एंड वो हमारे आमाशय में, हमारी बॉडी में जाके जो भी स्रोत हैं उनको बंद कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है। जब ये जो भी मेजरली इसमें हम कहते हैं कि दही जो है, दही अभिसंधि मानी गई है, सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा अभिसंधि जो है वो दही है। यदि हम दही का सेवन करते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाके जो भी स्रोत हैं जहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस आने हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो डाइजेस्ट कैसे होगी दही? दही एक बहुत ही कंप्लीट फूड अपने आप में कहा जाता है, एक बहुत ही हैवी डाइट है। अगर हम दही का सेवन कर रहे हैं तो उसकी डाइजेशन के लिए वी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेनुअस, हैवी वर्क। हमें बहुत ज़्यादा काम, स्फूर्ति से बहुत ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए, तभी वो डाइजेस्ट होगा। अगर हम नहीं करेंगे काम, हम रेस्ट करेंगे, हम बिल्कुल आलस करेंगे, लेट जाएंगे, सो जाएंगे, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, वो आम की उत्पत्ति करती है, अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स बन जाते हैं उससे। तो इसीलिए अभिसंधि भोजन जो है वो मांस धातु की पुष्टि करता है। भोजन के पश्चात दिन में सोने से, देखिए अगर खाना खाते ही हम सो रहे हैं तो हमारी मांस धातु की पुष्टि हो रही है।
ओवर या अंडर ईटिंग, या तो ज़्यादा खाना मात्रा से या कम खाना, दोनों ही से मांस धातु की दुष्टि होती है। एक्सेसिव और इनसफिशिएंट फिजिकल एक्सरसाइज, या तो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेना या बहुत कम एक्सरसाइज करना, दोनों ही मांस धातु दुष्टि के कारण हैं। फिजिकल ट्रॉमा हो जाना, कुछ भी चोट लग जाना, आघात हो जाना, यह भी मांस धातु दुष्टि के कारण हैं। तो हम कारणों के बारे में तो बात कर ली। अब मान लीजिए मांस धातु की वृद्धि हो जाए तो हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। मांस की अति वृद्धि अर्थात असामान्य रूप से कपोल, कपोल यानी जो हमारे चीक्स हैं, होठ यानी लिप्स, शिश्न यानी जो हमारा हम कह सकते हैं मेल्स का जो जेनाइटल पार्ट है उसको हम कहते हैं भुजा यानी हमारे जो आर्म्स हैं, जंघा यानी थाइज, उरु यानी हम इसी रीजन को लेके चलेंगे जो पेल्विक रीजन है, कटी की वृद्धि, हमारे वेस्ट की वृद्धि, इन सब चीज़ों का इनमें वृद्धि होना, एनलार्जमेंट होना, ये मांस की अतिवृद्धि में हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि मेजरली जो हम अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बात करें तो मांस की वृद्धि से जो हमें फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस मिलते हैं, फाइब्रोसिस्ट बन जाना इसमें ब्रेस्ट में, वो मांस धातु की वृद्धि की वजह से हमको देखने को मिलती है। समस्त शरीर भारी हो जाना, हाइपरट्रोफी हो जाना, अनड्यू मसल ग्रोथ हो जाना, यह मांस धातु की वृद्धि में हमको देखने को मिलता है। यदि मांस का क्षय हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा, जो कटी है, नितंब यानी जो हमारे बटक्स हैं, ग्रीवा है, वक्ष, पिंडलियाँ, उरु एवं वक्ष शुष्क हो जाना, जहाँ मेजर हमारे मसल्स होती हैं वहाँ पर शुष्कता आ जाना, सूख जाना पार्ट का, बिल्कुल मसल्स का शुष्क हो जाना, ऐसा देखने को मिलता है। उदर, कपोल, शिश्न पतले हो जाना, शरीर में थकान होना, संधियों में वेदना होना, जो जॉइंट्स हैं वहाँ पेन होने लग जाएगा, बिकॉज जो मसल्स हैं वो ही हमारी बोन्स को अपनी जगह पर मेंटेन करे हुए हैं, उनमें कॉम्पैक्टनेस दे रही हैं, एक स्टेबिलिटी दे रही हैं। तो ये अगर हमारी मसल्स ही शुष्क हो जाएंगी तो फिर वहाँ की जो हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज जो फिर हमारे बोन्स के दो बोन्स के बीच की जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, आपस में उनमें घर्षण होना शुरू हो जाएगा और पेन होना शुरू हो जाएगा। धमनियों में शिथिलता होना, जो हमारी धमनियाँ हैं वो शिथिल पड़ जाएंगी, उनमें वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो यह सब मांस क्षय के कारण हमको देखने को मिलता है। मांस दुष्टि से उत्पन्न विकार, तो अब हम बात करेंगे कि यदि मांस की दुष्टि हो रही है अन्य धातुओं से, जो भी हमारी वात पित्त कफ हैं, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यदि वात दोष द्वारा मांस धातु की दुष्टि होती है तो हमको मस्कुलर टिक्स, मसल स्पाज्म, ट्विचिंग, मस्कुलर वीकनेस, ऐसे विकार हमको देखने को मिलते हैं। पित्त द्वारा दूषित होने पर अर्श, पूती मांस, गुदा, मुख एवं शिश्न पाक हो जाना। देखिए पित्त से ज़्यादातर हमको इन्फ्लेमेशन मिलेगी, तो जो भी अर्श हेमोरॉइड्स हमने जैसे पहले बात करी थी, रक्त धातु की दृष्टि में भी हमको मिल रहे थे, तब हमें ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स मिल रहे थे, इसमें भी हमको हेमोरॉइड्स मिलेंगे, पाइल्स मिलेगा। पूती मांस होना यानी मसल डिजेनरेशन हो जाना, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाना। गुदा, माँ, गैंग्रीन टाइप हम कह सकते हैं, गुदा, मुख एवं शिश्न पाक हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये हमको देखने को मिलेगा। कफ द्वारा दूषित होने पर अधिमास यानी हाइपरट्रोफी हो जाना, अर्बुद यानी ट्यूमर, गंडमाला यानी जो गोइटर टाइप फॉर्मेशन, मीन्स मेजरली हाइपरट्रोफिक चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हमने मांस धातु भी कवर कर ली है। अब हम आते हैं मेद पर। मेद धातु में जल महाभूत की प्रधानता होती है। देखिए रस धातु में भी जल महाभूत की प्रधानता थी, मेद धातु में भी जल महाभूत की प्रधानता है। देखिए वैसे तो सब कुछ पंचभौतिक है, ये सभी धातुएं पंचभौतिक है, पर जिन महाभूतों की हम बात कर रहे हैं इनमें पर्टिकुलर उस धातु में उस महाभूत की प्रधानता रहती है, जिस वजह से उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसके फंक्शंस रहते हैं। तो इसी तरह से मेद जल महाभूत प्रधान है। मांस धातु से
मेद धातु की उत्पत्ति होती है, मांस से मेद की उत्पत्ति होती है। मांस में उपस्थित मेद सधर्मी अंश पर मेदो अग्नि, जो मेद की अग्नि है, उसकी पाक क्रिया द्वारा उससे मेद धातु की उत्पत्ति होती है। मांस अपनी ऊष्मा से परिपक्व हो अपने तेज तथा जलीय गुण की वृद्धि होने से मेद में परिणत हो जाता है। इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से मांस से मेद की उत्पत्ति हो रही है। मेद धातु के कर्म अब क्या क्या आते हैं। मेद शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है। जो मेद है वो हमारे शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करता है, एक ऑयलीनेस हम कह सकते हैं, एक स्नेहांश हमारे शरीर का बनाए रखता है। स्निग्धता हमारे शरीर में मेद धातु से है। यह स्वेद को उत्पन्न करता है। जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, पर्सपिरेशन है, वो मेद धातु द्वारा है। ये भी हम समझेंगे कैसे। मेद धातु अस्थि धातु को उत्पन्न करता है। मेद के बाद जो अगली धातु है वो अस्थि है, तो मेद से अस्थि की उत्पत्ति होती है। मेद से अस्थि की पुष्टि होती है। मेद का कार्य शरीर को धारण करना तथा पोषण करना है। देखिए, हमारी बॉडी में जहाँ भी एम्प्टी स्पेस रह जाता है, जो भी बीच में स्पेस, रेजिडुअल स्पेस रह जाता है, वो मांस द्वारा पूरित होता है। जो अंगों को अपनी जगह पर बनाए हुए हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स को एक स्पेस पे, एक पर्टिकुलर साइट पर मेंटेन किए हुए है, वो मेद है। मेद बॉडी में बहुत ज़रूरी है। फैट बुरा नहीं होता, फैट अच्छा होता है। हाउएवर एक लिमिट से ज़्यादा यदि फैट अक्यूमुलेशन हो जाए तो वो गलत है, बट फैट बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है, ऑर्गन्स को अपनी स्पेस में रखने के लिए, अपनी साइट पे, अपनी लोकेशन पे मेंटेन रखने के लिए, एंड अदरवाइज भी हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए फैट बहुत ज़रूरी है। तो फैट, मेद धातु से जैसे मैंने बात करी, हम फैट यानी एडिपोज टिश्यू जो हमारी बॉडी का है उसको लेकर चलते हैं। मेद धातु दुष्टि के कारण। अब मेद धातु यदि दूषित होती है तो उसके क्या क्या कारण रहते हैं। भोजन में गुरु, मधु, शीतल, स्निग्ध, कफ कारक पदार्थों के अति उपयोग से, क्योंकि यही सारे जो भी गुण हैं वो मेद धातु से भी रिजेंबल करते हैं, उससे ही सिमिलर हैं, सेम हैं। तो यदि इनका हम अति उपयोग करेंगे तो मेद धातु की भी दुष्टि हो जाएगी। अध्यशन करना। अध्यशन यानी पहला जो हमने मील लिया, जो हमने खाना खाया, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ और हमने दोबारा खाना खा लिया, तो इससे मेद धातु की दुष्टि होती है। जो मेजरली देखिए हम सब करते हैं, हमने एक मील खाई, उसके 2 घंटे हुए नहीं और हमने कुछ स्नैक्स ले लिया, या हम कहीं बाहर गए, घर से खाना खा के गए हैं तो बाहर जाके कुछ तो खाना है भाई, बाहर आए हैं तो ये सब कुछ अध्यशन के अंडर आता है, एंड इससे हमारी मेद धातु की दुष्टि होती है, जिस वजह से ही फैट एक्यूमुलेशन होता है, वेट गेन होता है। व्यायाम न करने से या अति व्यायाम करने से, बिल्कुल एक्सरसाइज ना करने से या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मेद धातु की दुष्टि हो जाती है। दिन में सोने से, पैतृक स्वभाव से यानी जेनेटिक्स से, कि जैसे हमारी बॉडी टाइप हमारी फैमिली में हेरिडिटरी है, उसके अकॉर्डिंग भी मेद धातु की दुष्टि होती है। रुक्ष एवं कसैले अन्नपान का सेवन करने से, जो मेद धातु के गुणों से ऑपोजिट गुण हैं, यदि हम उन पदार्थों का सेवन करेंगे तो भी मेद धातु की दुष्टि होगी। बहुत अधिक या बहुत कम भोजन करने से, या तो हम बहुत ज़्यादा खाना खाएं या बहुत कम खाना खाएं, तो दोनों ही चीज़ों से मेद धातु की दुष्टि होती है। अब हम आते हैं कि यदि मेद की वृद्धि हो जाए, मेद धातु शरीर में अधिक उत्पन्न हो, तो क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है। उदर, पार्श्व, स्तन, नितंब। देखिए, मेन ये 4 रीजन्स होते हैं जो मेजर सिंबॉलिक होते हैं, सिग्निफिकेटरी होते हैं अगर मेद वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन होता है, जो कि उदर यानी एब्डोमेन यानी टमी पर, पार्श्व यानी जो हमारे फ्लैंक्स हैं, जो हमारे वेस्ट रीजन है, जो स्तन यानी ब्रेस्ट रीजन पे, और नितंब यानी बटक्स पर, यहाँ पर स्पेसिफिकली ज़्यादा मेद एकत्रित हो जाता है। शरीर से दुर्गंध आने लगती है। स्वेट, जो पर्सपिरेशन है, जो हमारा पसीना आ रहा है, उसमें दुर्गंध आएगी। थोड़ा काम करने से ही सांस फूल जाता है। मुख में सदैव मधुर स्वाद बना रहता है। यह सभी मेद वृद्धि के लक्षण हैं। मेद क्षय के लक्षण, यदि मेद कम हो जाए तो संधियों में टूटने की पीड़ा होना,
संधियों में, हमारे जॉइंट्स में क्रैकिंग पेन होगा, ऐसा लगेगा कि टूट रहे हैं जॉइंट्स। संधियों में शून्यता प्रतीत होना, खालीपन लगेगा। प्लीहा वृद्धि होना, यहाँ प्लीहा से हम स्प्लीन ही लेंगे। शरीर में रूक्षता बढ़ जाती है, शरीर में ड्राइनेस इंक्रीज हो जाती है। उदर एवं शरीर कृश हो जाना, पतला हो जाना। स्निग्ध पदार्थों के सेवन की इच्छा बढ़ जाती है। जिन पदार्थों के गुणों से मेद धातु की वृद्धि होगी, उन पदार्थों के सेवन की हमको इच्छा बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं, यदि दुष्टि उत्पन्न हो गई है तो उससे क्या क्या विकार हमको देखने को मिलेंगे। मेद धातु की यदि बात दोष द्वारा दुष्टि होती है तो संधिच्युत होना यानी डिसलोकेशन होना जॉइंट्स की, ये हमको देखने को मिलता है। क्योंकि मेद भी देखिए एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लोकेशन पे एक कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो यदि उसकी दृष्टि होती है वात द्वारा तो वहाँ पे डिसलोकेशन आ जाएगा। लैक ऑफ लुब्रिकेशन इत्यादि विकार उत्पन्न हो जाना। पित्त, ये सभी वात के बारे में बात हो गई। अब हम आते हैं पित्त द्वारा दृष्टि हो जाए तो पिंडिकाएं एवं कोट यानी एब्सेस और बॉयल्स, इनकी फॉर्मेशन होना। इन्फ्लेमेशन इन किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी और एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ये फैट द्वारा, मेद के द्वारा इनके आसपास मेद धातु की एक्यूमुलेशन रहती है, उससे सराउंडेड रहते हैं। तो अगर इसमें दुष्टि उत्पन्न होगी तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, सोजिश आ जाएगी, तो ये हमको देखने को मिलता है। कफ दोष द्वारा दुष्टि हो तो अर्बुद, मधुमेह, अस्थि स्थौल्य, गलगंड, ऐसे विकार। ये फाइब्रोसिस्टिक अलग है, इसमें यहाँ बीच में कॉमा आएगा। गलगंड अलग चीज़ होती है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट अलग चीज़ होती है। तो ऐसे विकार हमको देखने को मिलते हैं। तो मेद धातु की दुष्टि में जब हो जाती है एक्सेस कफ द्वारा, जब वहाँ पे दुष्टि उत्पन्न होती है तो उससे हमें मधुमेह यानी डायबिटीज़, अतिस्थौल्य ओबिसिटी, अर्बुद यानी ट्यूमर्स और गलगंड और फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट हमको देखने को मिलती है। गलगंड यानी हमारे यहाँ पे गोइटर जैसे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे बात कर ली इस सब टॉपिक्स के बारे में। ये हमारी 4 धातुएं थी जिनके बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। रस, रक्त, मांस एवं मेद। अब 3 धातुएं बची हैं हमारी, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र। उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अभी के लिए आप इन सभी को पढ़िए, गो थ्रू हो जाइए बहुत अच्छे से। कोई भी डाउट्स रहते हैं तो उनको नोट कर लीजिए। इस स्लाइड की आपको PDF फाइल कल रिसीव हो जाएगी, उसको भी आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। एंड आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं। 1 बाय 1 थोड़ा शॉर्ट में डिवाइड करके, क्योंकि सब धातु थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है, सातों एक दिन में डिस्कस करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस बन जाता है, बोरिंग बन जाता है। तो 4 आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से, इनको हम डिस्कस करते हैं, यहीं पे स्लाइड को एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट 3 हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। तो आज के लिए हम इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।